बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फार्मेसी एक्ट 1967 का लास्ट पार्ट करेंगे, जो कि स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 24 से। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने मेंशन किया था कि हम अप्रेंटिसेस के बारे में पढ़ेंगे। बताऊंगी मैं कि अप्रेंटिसेस क्या होते हैं। तो अप्रेंटिसेस कह सकते हैं आप कि ये कोई ट्रेनी हो सकते हैं, ये कोई बिगनर कह सकते हैं हमको, ये कोई ऐसे पर्सन हैं हो सकते हैं जो कि लो पे पर काम कर रहे हों, ये फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, ये क्वालिफाइड पर्सन भी हो सकते हैं, ये कोई स्टूडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये छोटे लेवल पे होते हैं, ये ट्रेनिंग के रूप में काम कर रहे होते हैं, कम पे होती है इनकी, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये अप्रेंटिसेस होते हैं। अप्रेंटिसेस कौन कौन से होते हैं, आगे डिटेल में उनकी टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से पर्सन हैं जो कि एज ए अप्रेंटिस रजिस्टर्ड हो सकते हैं। Section 24 Preparation and Maintenance of Registers. Subsection 1 The Provincial Council shall prepare or cause to be prepared and maintain the following registers of pharmacists and apprentices for the province, namely. अब प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो प्रिपेयर करेगी और मेंटेन करेगी रजिस्टर्स को। ये रजिस्टर हैं, ये 3 रजिस्टर हैं, रजिस्टर ए, बी एंड सी। यहाँ पर फार्मासिस्ट और अप्रेंटिसेस को रजिस्टर में रजिस्टर किया जाएगा। अब रजिस्टर ए में क्या है, विच शैल बी रजिस्टर्ड द पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25। अब सेक्शन 25 में सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में जो पर्सन है वो रजिस्टर होगा रजिस्टर ए में। अब उसमें कौन है, हम इस सेक्शन को सेक्शन 25 के कंपैरिजन में पढ़ेंगे। अब सेक्शन 25 की सबसेक्शन 1 में क्या है, क्लॉज ए में है पर्सन हु होल्ड ए डिग्री इन फार्मेसी conferred by a university or an institution affiliated thereto where the degree is recognized by the central council। अब जो पर्सन जिसने फार्मेसी में डिग्री ली हो किसी यूनिवर्सिटी से या किसी इदारे से जो कि सेंट्रल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, तो वो कहाँ पर एंटर होगा, वो रजिस्टर ए में एंटर होगा। ठीक है, रजिस्टर ए में जिसने फार्मेसी में डिग्री होगी यानी कि फार्मासिस्ट, वो रजिस्टर ए में रजिस्टर्ड होगा। क्लॉज बी रजिस्टर बी in which shall be registered the person specified in clause B and C of the said subsection। अब सेक्शन 25 के सबसेक्शन 1 में क्लॉज B और C में जो पर्सन दिए गए हैं वो रजिस्टर B में रजिस्टर होंगे। और वो कौन कौन से पर्सन हैं, क्लॉज B में है पर्सन हु होल्ड ए डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड ग्रांटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल काउंसिल। किसी पर्सन ने कोई डिप्लोमा लिया हुआ है किसी फार्मेसी में जो कि सेंट्रल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर पर्सन हु पास द एग्जामिनेशन इन फार्मेसी हेल्ड बाय प्रोविंशियल काउंसिल, या कोई ऐसा एग्जाम उस पर्सन ने पास किया है जो कि प्रोविंशियल काउंसिल ने हेल्ड किया है। ठीक है, तो बी में क्या है, डिप्लोमा लिया है, सेंट्रल काउंसिल ने उसको रिकॉग्नाइज किया था किसी इंस्टीट्यूशन को, और यहाँ पर प्रोविंशियल काउंसिल का है कि प्रोविंशियल काउंसिल के अंडर कोई एग्जाम उसने फार्मेसी का पास किया है। अब ये दोनों पर्सन कहाँ पे होंगे, वो रजिस्टर बी में होंगे। क्लॉज सी रजिस्टर सी इन विच शैल बी रजिस्टर्ड द अप्रेंटिसेस इन फार्मेसी प्रोवाइडेड दैट द प्रोविंशियल काउंसिल मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट discontinue the registration of apprentices in pharmacy and may with like approval reopening such registration after it has been discontinued। अब ये प्रोविंशियल काउंसिल के इख्तियार में है कि वो अप्रेंटिसेस की रजिस्ट्रेशन को डिसकंटिन्यू कर दे कुछ टाइम के लिए, या फिर डिसकंटिन्यू हुई हुई रजिस्ट्रेशन को रीओपन कर दे। ये सारा इख्तियार प्रोविंशियल काउंसिल के पास है जो कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अप्रूवल से देगा। ठीक है, वो अप्रेंटिसेस की रजिस्ट्रेशन को डिसकंटिन्यू भी कर सकता है, वो डिसकंटिन्यू हुई हुई रजिस्ट्रेशन को रीओपन भी कर सकता है। And shall upon such discontinuance or reopening publish in the official gazette in notice thereof specifying the date of such discontinuance or reopening। और जो भी वो डिसकंटिन्यू करेगा या रीओपनिंग करेगा वो उसका सारा उसकी स्टेटमेंट देगा ऑफिशियल गजट में एक नोटिस की सूरत में। ठीक है, वो डेट भी स्पेसिफाई कर देगा कि ये डेट्स हैं जब तक ये रजिस्ट्रेशन डिसकंटिन्यू रहेगी या इन डेट्स तक ये रीओपन रहेगी। ये सारी चीज़ें वो पब्लिश होंगी ऑफिशियल गजट में। Subsection 2 Every register prepared and maintained under subsection 1 shall include the following particulars relating to a person registered namely। अब जो रजिस्टर हैं जो हमने पीछे पढ़े A B C, उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स एंटर होंगे किसी भी पर्सन के,
उसका नाम होगा, उसके रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, उसका प्रोफेशनल एड्रेस होगा, उसका फादर का नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी, क्वालिफिकेशन, डेट ऑन विच रजिस्टर्ड एंड सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द बायलॉज। ठीक है, ये सारी चीज़ें उस पर्सन की उस रजिस्टर में एंटर होंगी। सेक्शन 25 है क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट और एज एन अप्रेंटिस इन फार्मेसी। ठीक है, इसके पहले 3 क्लॉज हम सेक्शन 24 पढ़ते हुए हमने कर लिए थे। अब 1A पर आते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3। अब यहाँ पर सबसेक्शन 3 का रेफरेंस दिया है, तो सबसे पहले हम इसका सबसेक्शन 3 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसेक्शन 3 इसका क्या है, नो पर्सन शेल बी क्वालिफाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट और एज एन अप्रेंटिस इन फार्मेसी। कोई भी पर्सन एज ए फार्मासिस्ट या एज ए अप्रेंटिस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। अब कौन कौन से पर्सन हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हो सकते एज ए फार्मासिस्ट और एज एन अप्रेंटिस। क्लॉज ए, इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। अब कोई पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है और कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया है कि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो वो एज ए फार्मासिस्ट और एज एन अप्रेंटिस क्वालिफाइड नहीं हो सकता। क्लॉज बी में क्या है, इफ़ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल इन्वॉल्व्स मोरल टर्पिट्यूड। अब कोई पर्सन है जिसने कोई ऑफेंस किया है और कोर्ट ने उसको इस पे सज़ा भी दी है, प्रोविंशियल काउंसिल के ओपिनियन में वो करप्शन या फिर हम कह सकते हैं मोरली रॉन्ग या फिर इखलाकी बदतमीज़ी, ठीक है, इसके बेस पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये एज ए फार्मासिस्ट या एज ए अप्रेंटिस काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेसिकली 2 तरह के पर्सन हैं जो कि एज ए फार्मासिस्ट और अप्रेंटिस क्वालिफाइड नहीं हो सकते। एक तो वो पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का हो, या फिर अगर कोई पर्सन है जिसको कोर्ट ने सज़ा दी है, उसने कोई भी ऑफेंस किया है। अब हम इस 1A को हम पढ़ते हैं। Subject to the provision of subsection 3, during the period of 1 year from the commencement of Pharmacy Act 1973, a person who was on 19th day of June 1972 to be deemed to be qualified for registration as a pharmacist shall be deemed to be so qualified. अब 1973 फार्मेसी एक्ट 1973 की अमेंडमेंट आने से पहले 19 जून 1972 तक जो भी पर्सन रजिस्टर हो रहे थे, चाहे वो फार्मासिस्ट थे, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर या अप्रेंटिस जो भी थे, उस वक्त तक जो पर्सन रजिस्टर हो रहे थे उनमें हर तरह के पर्सन शामिल थे। उसमें अनसाउंड माइंड के पर्सन भी रजिस्टर हो सकते थे, उसमें कोई ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया हो वो भी रजिस्टर हो सकता था। लेकिन जब फार्मेसी एक्ट 1973 की अमेंडमेंट आई, उसके 1 साल के अंदर अंदर, उस अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंट होने के 1 साल के अंदर अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई कि कोई भी पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का हो या फिर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो और कोर्ट ने उस पर उसको सज़ा दी हुई हो, तो ये दोनों तरह के पर्सन एज ए फार्मासिस्ट और अप्रेंटिस रजिस्टर नहीं हो सकते। 19 जून 1972 तक तमाम पर्सन रजिस्टर हो सकते थे, उसमें हर तरह के शामिल थे। अनसाउंड माइंड का या किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, उस पर सज़ा हुई है, वो भी एलिजिबल था कि वो एज ए फार्मासिस्ट या एज ए अप्रेंटिस रजिस्टर हो जाए। लेकिन जब 1973 की अमेंडमेंट्स आई तब ये चीज़ें कैंसिल हो गई और तब ये 2 तरह के पर्सन रजिस्टर नहीं हो सकते। Subsection 2, following person shall subject to the provision of subsection 3 shall be qualified to be registered as an apprentice in pharmacy. अब कौन कौन से पर्सन हैं जो कि एज ए अप्रेंटिस इन फार्मेसी रजिस्टर हो सकते हैं, उनमें कौन कौन शामिल है, एन इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स एंड ए गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर ड्रग एक्ट 1940। अगर कोई पर्सन है जो कि एज ए इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट हुआ हुआ है ड्रग एक्ट 1940, ड्रग एक्ट 1976 से पहले ड्रग एक्ट 1940 इम्प्लीमेंट था, तो 1940 के अकॉर्डिंग वो अपॉइंट हुए हुए हैं, तो वो एज ए अप्रेंटिस एलिजिबल हैं कि वो रजिस्टर हो सकें। इसके अलावा वो इसके अहल नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन के अहल नहीं होंगे। ए पर्सन सर्टिफाइड बाय अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू बी अ क्वालिफाइड कंपाउंडर और डिस्पेंसर, कोई पर्सन जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्वालिफाइड कंपाउंडर या डिस्पेंसर है वो भी एज ए अप्रेंटिस इन फार्मेसी रजिस्टर हो सकता है। ए पर्सन हु हैज़ बीन टेकन एज ए स्टूडेंट और अप्रेंटिस इन फार्मेसी बाय and produce a certificate to that effect from a pharmacist registered in Register A and approved for the purpose by notification in the Official Gazette by the provincial government. अब कोई पर्सन एज ए स्टूडेंट, वो कोई फार्मासिस्ट भी हो सकता है जो कि रजिस्टर ए में रजिस्टर हुआ हुआ हो,
वो कोई किसी और पर्पस के लिए भी अगर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया हो किसी पर्पस के लिए कि कोई और पर्सन भी एज ए अप्रेंटिस काम कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कौन कौन से और पर्सन है जिनको वो अप्रूव करेगा कि वो ऐसे अप्रेंटिस इन फार्मेसी काम कर सके। तो जो अप्रेंटिस इन फार्मेसी है वो कोई भी हो सकता है, वो क्वालिफाइड पर्सन भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी हो सकता है। और जो लास्ट पर्सन है जो कि एज ए अप्रेंटिस रजिस्टर हो सकता है वो कौन है? ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड पर्सन विद इन द मीनिंग ऑफ रूल 65 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ड्रग रूल्स 1958 इफ नॉट अदरवाइज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कोई पर्सन है जो कि रूल 65 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ड्रग रूल्स के तहत क्वालिफाइड हो तो वो भी एज ए अप्रेंटिस रजिस्टर हो सकता है। सबसेक्शन 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। सेक्शन 26 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है? एज सुन एज मे बी आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द रजिस्टर्स अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 में हमने तमाम रजिस्टर पढ़ लिए। द प्रोविंशियल काउंसिल शैल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम द पर्सन्स डिजायरस ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट और एज अप्रेंटिस इन फार्मेसी। अब जो भी एप्लीकेंट्स हैं जो भी एप्लीकेशन देना चाहते हैं कि वो एज ए फार्मासिस्ट या एज ए अप्रेंटिस से रजिस्टर हों तो प्रोविंशियल काउंसिल एक नोटिफिकेशन में अपने ऑफिशियल गजट के नोटिफिकेशन में वो इनवाइट करेगी कि पर्सन जो कि रजिस्टर होना चाहते हैं एज ए फार्मासिस्ट और एज ए अप्रेंटिस वो अपनी एप्लीकेशन दें ताकि उनको रजिस्टर में एंटर कर लिया जाए और वो रजिस्टर्ड हो जाए। Subsection 2. An application for registration shall contain such particulars and be made in such form as may be specified by the Provincial Council and shall be accompanied by such fee as may be prescribed by the bylaws. अब जो भी एप्लीकेंट है जो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए उसको वो सारे पर्टिकुलर्स पूरे करने पड़ेंगे जो कि प्रोविंशियल काउंसिल उनको देगा। जैसे अगर वो कहें कि आपने रिज़ल्ट कार्ड अटैच करना है इसके साथ या आईडी कार्ड की इतनी कॉपीज़ हैं या जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है वो करनी है तो वो सारी चीज़ें एप्लीकेंट पूरी करेगा। और अगर कोई फ़ी होगी उसकी तो वो भी एप्लीकेंट पे करेगा। Subsection 3. The Provincial Council shall examine every application received by it and if it is satisfied that the applicant is qualified for registration under Section 25, direct the entry of the name of applicant in the appropriate register. अब जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो एग्जामिन करेगा हर एप्लीकेशन को और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है एप्लीकेंट की कि ये क्वालिफाइड है कि इसको रजिस्टर कर लिया जा सके या इसका नाम इस रजिस्टर में ऐड किया जाए, वो सेटिस्फाई होने के बाद उस पर्सन का नाम उसके अप्रोप्रिएट रजिस्टर में, अगर वो फार्मासिस्ट है तो रजिस्टर ए में उसका नाम एंटर कर लेगा, अगर वो अप्रेंटिस है तो रजिस्टर सी में उसका नाम एंटर करेगा। तो जो भी पर्सन होगा उसकी क्वालिफिकेशन होगी उसकी बेस पर वो उसको रजिस्टर करेगा और उसका नाम अप्रोप्रिएट रजिस्टर में एंटर कर देगा। Subsection 4. The Provincial Council shall, if it rejects the application of any person, inform the applicant in writing of such rejection within 90 days from the date of receipt of the application. अब अगर प्रोविंशियल काउंसिल सेटिस्फाई नहीं होता है और वो कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है तो उसको इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की इंफॉर्मेशन विद इन राइटिंग उस एप्लीकेंट को विद इन 90 डेज भेजनी पड़ेगी। ठीक है, इन राइटिंग वो उस पर्सन को बताएगा, उस एप्लीकेंट को बताएगा कि उसकी एप्लीकेशन इन रीज़न की बेस पर रिजेक्ट हो गई है। तो प्रोविंशियल काउंसिल के पास टाइम है कि 90 डेज़ का टाइम है। 90 डेज़ में उसको उस एप्लीकेंट को बताना है कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। And the applicant may within 60 days of the receipt of the information appeal against such rejection to the provincial government whose decision shall be final. अब प्रोविंशियल काउंसिल ने विद इन 90 डेज़ एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। अब एप्लीकेंट के पास 60 डेज़ का टाइम है कि वो जब उसको इन राइटिंग रिसीव हुआ रिसीट कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो पर्सन 60 डेज़ के अंदर अंदर अपील कर सकता है इस डिसीजन के ख़िलाफ़ किसके पास? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। वो जो भी डिसीजन करेगी कि इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है तो वो फाइनल होगा, या अगर वो उसको रिकन्सिडरेशन के लिए कहता है तो वो भी उसका डिसीजन फाइनल होगा। Subsection 5. Failure to inform the applicant of the rejection within the period
specified in subsection 4 shall be treated as acceptance of the application for registration. अब यहाँ पर बात यह है कि जैसे प्रोविंशियल काउंसिल का टाइम था कि 90 डेज़ के अंदर अंदर उसको एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करना है कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। अगर प्रोविंशियल काउंसिल विद इन 90 डेज़ एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करने में फेल हो जाता है, ठीक है, 90 डेज़ का टाइम था, 90 डेज़ तक उसने एप्लीकेंट को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर एप्लीकेंट के पास कोई मौका नहीं रहता कि वो अपील कर सके। तो यहाँ पर बात ये है कि 90 डेज़ तक उसने इन्फॉर्म नहीं किया प्रोविंशियल काउंसिल में, 90 डेज़ के बाद जो एप्लीकेंट की एप्लीकेशन है वो ये कंसीडर की जाएगी कि ये एक्सेप्ट है, ठीक है, उसको ये ट्रीट किया जाएगा कि ये एक्सेप्टेड है फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उस पर्सन को रजिस्टर कर लिया जाएगा। सेक्शन 27 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। Subsection 1. The Provincial Council shall issue a certificate of registration to a person who has been registered under Section 26. अब Provincial Council उस person को जो कि रजिस्टर हो जाए उसको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी जिसका नाम है Certificate of Registration. Subsection 2. A certificate of registration issued under Subsection 1 shall bear a number and the official seal of Council and be signed by its President and Secretary and shall contain the following. अब जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर काउंसिल की सील होनी चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए, उसके प्रेसिडेंट की सिग्नेचर, उसके सेक्रेटरी के सिग्नेचर होने चाहिए, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ ए पर्सन, जिस पर्सन ने अप्लाई किया था, जो एप्लीकेंट है उसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, उस पर्सन के फुल सिग्नेचर होने चाहिए, और कोई भी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन उस पर्सन का जो कि रजिस्टर हो रहा है वो उस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन पर मौजूद होना चाहिए। ये एक एग्जांपल है सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की, फार्मासिस्ट का है ये सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आता है जो कि फार्मासिस्ट है, जो रजिस्टर हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ फ़ोटोग्राफ है उसकी, फिर इस यहाँ पर उसका नाम आता है फार्मासिस्ट का या जो भी क्वालिफाइड पर्सन है, उसके फादर का नाम, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, फिर यहाँ पे ये डिग्री का नाम लिख दिया है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, रोल नंबर, सेशन है, फिर यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इसका नाम रजिस्टर ए में रजिस्टर कर लिया गया है, फिर ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, फिर CNIC नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। फिर यहाँ पर ये प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हैं, ये सेक्रेटरी के सिग्नेचर हैं, और यहाँ पर ये स्पेसिफिक सिग्नेचर, ये जो एप्लीकेंट है उसके सिग्नेचर यहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है जो कि सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का होता है फार्मासिस्ट का, पंजाब फार्मेसी काउंसिल का। Subsection 3. A copy of the certificate with all the particulars specified in subsection 2 shall be kept in the official record of the council. अब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि इशू किया गया पर्सन को उसकी एक कॉपी भी रखी जाती है फॉर रिकॉर्ड। Subsection 4. A person to whom a certificate of registration shall be issued may, if the original is lost, defaced and mutilated. अब किसी पर्सन का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको इशू किया गया था, उसका ओरिजिनल गुम हो गया है, डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है, कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया है, गुम हो गया है, obtain a duplicate thereof on payment of the same fee as was paid for the original. तो वो उसकी डुप्लीकेट भी हासिल कर सकता है, कैसे, ऑन द पेमेंट उतनी ही फ़ी पे करेगा जितनी उसने ओरिजिनल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, उस टाइम पे जो उसने फ़ीस पे की थी उतनी ही वो फ़ी पे करेगा, तो उसको डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगी अपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। सेक्शन 28 रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन। Subsection 1. The Provincial Council may, after giving the person concerned an opportunity to make representation and of being heard, revoke the certificate of registration issued to him if such person. अब प्रोविंशियल काउंसिल, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ड्रग 1976 में भी पढ़ चुके हैं कि कोई बोर्ड होता है, उनको किसी पर्सन पे शक है या अगर उनको कोई कंप्लेन मिलती है कि ये पर्सन कोई इलीगल काम कर रहा है, तो इस तरह यहाँ पर भी प्रोविंशियल काउंसिल को कोई कंप्लेन मिले या फिर उनकी इन्फॉर्मेशन में है कि ये पर्सन इलीगल यूज़ कर रहा है, या नीचे हम पढ़ेंगे जो जो चीज़ें हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसकी बेस पर सर्टिफिकेट रिवोक हो सकता है, ठीक है। तो प्रोविंशियल काउंसिल कैंसिल करने से पहले, सर्टिफिकेट कैंसिल करने से पहले उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपना बयान रखे
वो अपने जवाब दे कि क्यों ये चीज़ें, ये कंप्लेन उसकी तरफ से आई है तो ये क्यों आई है, क्या रीज़न है इसकी बेस पर। वो सारी हेयरिंग के बाद फिर वो डिसीजन लेगा कि इस पर्सन का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन रिवोक करना चाहिए या नहीं। तो किन किन बेस पर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। incurs any disqualification specified in subsection 3 of section 25। subsection 3 of section 25 में हमने पढ़ा था कि कोई भी पर्सन जो अनसाउंड माइंड का हो या फिर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है और उस पर कोर्ट ने उसको सजा दी है तो वो ऐसे फार्मासिस्ट रजिस्टर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर उस रूल के खिलाफ वर्जी अगर किसी ने की है तो उसका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाएगा। क्लॉज बी क्या है, कंट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पॉइजन एक्ट, डेंजरस ड्रग एक्ट 1940 और दिस एक्ट और ऑफ रूल्स मेड एनी ऑफ दोज एक्ट। अब कोई भी पर्सन है जिसने कंट्रावीन किया है पॉइजन एक्ट को, डेंजरस ड्रग एक्ट हो या ड्रग एक्ट 1940 का, जो भी एक्ट जो कि उस टाइम इम्प्लीमेंट है, उनकी कोई भी कंट्रावेंशन की है, उसके लॉ की खिलाफ वर्जी की है तो उसका भी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। Clause C, fails or neglect to comply with any directive in respect of the profession of a pharmacist with the federal government or the provincial government may from time to time issue। फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई भी डायरेक्शन इशू करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन इशू करता है जो कि फॉलो करनी है फार्मासिस्ट को या क्वालिफाइड पर्सन को, अगर वो उनको फॉलो नहीं करता है, वो उन डायरेक्शंस को पूरा नहीं करता, उनसे लापरवाही बरतता है, तो फिर ऐसे पर्सन की भी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। Clause D is guilty of such professional misconduct as may be laid down by the provincial council in this behalf। और कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का या हम कह सकते हैं प्रोफेशनल रॉन्ग डूइंग का, तो ऐसे पर्सन की भी प्रोविंशियल काउंसिल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन रिवोक कर सकती है। Subsection 2, where any certificate or registration is revoked under subsection 1, the name of the person whose certificate has been so revoked shall, after he has been given a notice in writing of such revocation, be struck off the register in which his name was entered। अब जिस पर्सन का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिवोक किया है उस पर्सन को इन राइटिंग नोटिस भेजा जाएगा, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया है, कैंसिल हो गया है, और क्या किया जाएगा, जिस रजिस्टर में उसका नाम एंटर है उस रजिस्टर से उसका नाम भी निकाल दिया जाएगा। एंड हिज रजिस्ट्रेशन शैल देयर अपॉन स्टैंड कैंसिल। ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। Subsection 3, the provincial council may of its own motion and shall upon an application made in this behalf within 30 days of the receipt of notice under subsection 2 by the person concerned review its decision to revoke a certificate of registration and the decision of council upon such review shall be final। प्रोविंशियल काउंसिल ने इन नोटिस भेज दिया उस पर्सन को कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, अब उस पर्सन को नोटिस मिला, उस नोटिस मिलने के 30 डेज तक उसका टाइम है कि वो काउंसिल को ये एप्लीकेशन दे कि वो इस डिसीजन को रिव्यू करे। ठीक है, 30 डेज का उसके पास टाइम है कि वो अपील करे कि उसके इस डिसीजन को, जो रिवोक का डिसीजन है, उस पर नज़रसानी की जाए, उसको रिव्यू किया जाए। तो काउंसिल उस पर रिव्यू करेगी और जो रिव्यू के बाद वो फैसला करेगी वो फाइनल होगा, चाहे वो रिवोकेशन को कंटिन्यू रखे या वो कंसिडर करने लगे कि शायद इसके ऊपर जो एलिगेशन थे वो गलत हैं, तो वो इसको उसको रजिस्टर कर लें। जो भी डिसीजन होगा काउंसिल का वो फाइनल होगा, यानी कि रिव्यू के बाद जो डिसीजन है उसके ऊपर दोबारा अपील नहीं हो सकती। Section 29, examination for registration as pharmacist। Subsection 1, for the purpose of registration as pharmacist, the provincial council shall, after giving notice in this behalf, hold examination twice in every year। अब फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोविंशियल काउंसिल नोटिस देगी और उसके बिहाफ पर साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम्स होते हैं। Subsection 2, an examination under subsection 1 shall be held at such place in a province as the provincial council may decide। अब जो एग्ज़ाम्स हेल्ड हो रहे हैं अंडर सबसेक्शन 1 वो किस जगह पे होंगे वो भी प्रोविंशियल काउंसिल ही डिसाइड करेगा। Subsection 3, notice of examination shall be published for a continuous period of not less than 1 week in at least one newspaper in English
and one newspaper in local language, each having wide circulation in the province. अब इन एग्जामिनेशन की खबर भी छपनी चाहिए अखबार में, एक जो एटलीस्ट उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट दे दी है कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में होना चाहिए और एक लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में, ठीक है, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो प्रोविंस में, तो ताकि सबको ये इन्फॉर्म हो जाए, सबको पता चल जाए कि ये इस डेट्स पर एग्ज़ाम्स होने हैं फार्मासिस्ट के. Subsection 4. Every application for admission to an examination shall be made in such manner and in such form as may be specified by the Provincial Council and shall be accompanied by. अब जो भी एप्लीकेंट है उसने एग्ज़ाम्स देने हैं तो उसको एग्ज़ाम देने के लिए पहले जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है. अगर वो एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहता है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अप्लाई करनी है, क्या कोई फॉर्म है, फॉर्म के साथ उसको क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, वो सारे पर्टिकुलर प्रोफेशनल काउंसलर बता देगा. और जो एप्लीकेंट है उसको वो चीज़ें पूरी करनी है. तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसमें फ़ीस हो सकती है, उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट हो सकता है, उसमें कोई और भी पर्टिकुलर कोई रिज़ल्ट कार्ड है, कोई आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, सारी चीज़ें प्रोफेशनल काउंसिल ने जो बता दी हैं वो उनको पूरा करते हुए उन एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करेगा. Section 30. Qualification for admission to an examination. An applicant for admission to an examination under Section 29. अब जो एप्लीकेंट है जिसने एग्ज़ाम्स देने हैं अंडर सेक्शन 29, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. शुड नॉट बी बिलो 17 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट फिक्स फॉर एग्जामिनेशन. 17 साल से उसकी उम्र कम ना हो जब एग्ज़ाम्स होने हैं. Must have passed the matriculation examination or an equivalent higher secondary or senior Cambridge examination with the general science as one of the subject. और क्या हो, मेट्रिकुलेशन उसकी मिनिमम क्या है, मैट्रिक के एग्ज़ाम पास हो, हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन हो या फिर सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन, ये सारी उसकी क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जिस पे वो एग्ज़ाम दे सकता है. ठीक है, ये 1967 का एक्ट है जिसमें उन्होंने ये क्वालिफिकेशन दी हैं, जो टाइम टू टाइम जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो उनको चेंज कर सकता है. ठीक है, उस पर वो ये कर देगा कि एफएससी हो मिनिमम जिस पे वो एग्ज़ाम दे सके. यहाँ पे उन्होंने कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम में उन्होंने मिनिमम 1 सब्जेक्ट का है, तो मे बी अब वो 2 या 3 सब्जेक्ट, ये डिपेंड करता है. ये टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, प्रोविंशियल काउंसिल इनको अपडेट करता रहता है. Clause C. Must have been registered as an apprentice in pharmacy for a period of not less than 2 years before the date fixed for examination. या फिर कोई पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है एज ए अप्रेंटिस इन फार्मेसी, उसका 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि मिनिमम जो उसका है वो 2 साल से वो एज ए अप्रेंटिस रजिस्टर हो तो वो ये एग्ज़ाम दे सकता है. Provide that clause C shall not apply during any period during which registration of apprentices in pharmacy remain discontinued under the proviso to subsection 1 of section 24 and the period of 2 years thereafter. अब clause C पर ये हमने पहले पढ़ा सेक्शन 24 में कि प्रोविंशियल काउंसिल के इख्तियार में है कि वो अप्रेंटिस की रजिस्ट्रेशन डिसकंटिन्यू कर दे कुछ टाइम के लिए या फिर रीओपन कर दे. तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर वो टाइम पीरियड जिसमें अप्रेंटिस की रजिस्ट्रेशन डिसकंटिन्यू थी, ठीक है, तो वो टाइम काउंट नहीं होगा. यानी कि अगर कोई पर्सन है अप्रेंटिस, वो एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करना चाहता है और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 2 साल में से साल में उसका जो रजिस्ट्रेशन थी वो डिसकंटिन्यू हो गई, तो वो फिर साल काउंट नहीं होगा, यानी कि वो एग्जाम्शंस में आ जाएगा, वो उस पर उसकी पाबंदी नहीं लगाएंगे, यानी कि वो फिर दे सकता है एग्ज़ाम. वो उसको एग्जाम्शन दे देंगे, वो उसको कह देंगे कि आप ये तो अब अप्रेंटिस का तो कोई कसूर नहीं था, ये तो प्रोविंशियल काउंसिल ने किया था, तो वो उसके ऊपर उसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं. Provided further that, notwithstanding anything contained in this Act, it shall not be necessary for an apprentice in pharmacy to attend any regular classes or to complete any number of days or lectures at any institution for the purpose of being qualified to be admitted to an examination under Section 29. अब जो अप्रेंटिस इन फार्मेसी है उसके एग्ज़ाम देने के लिए ये कंडीशन नहीं है कि उसने रेगुलर क्लासेस ली हुई हों, उसने अपने नंबर ऑफ़ लेक्चर्स पूरे किए हों, सारे लेक्चर्स लिए, उसकी अटेंडेंस पूरी हो. ठीक है, तो ये उसके ऊपर ये वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सेक्शन 31. प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस विदाउट रजिस्ट्रेशन. सबसेक्शन 1. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4. अब सबसेक्शन 4 में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो हम बाद में ही पढ़ेंगे. उसमें ये चीज़ें बता दी हैं कि वो कौन कौन से पर्सन हैं या कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर ये सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होता. तो पहले सबसेक्शन 1 ही देख लेते हैं, उसके बाद सबसेक्शन 4 पे जाएंगे.
No person shall, after the expiry of 5 years from the commencement of this Act or such other later date, as the federal government may by notification in the official gazette specify in this behalf, practice as a pharmacist unless he is a registered pharmacist. अब जब ये एक्ट आया 1967 में, एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के 5 साल तक की उन्होंने डेट दे दी कि इस डेट तक सब अपने जो पर्सन है वो रजिस्टर कर लें, जो भी क्वालिफाइड पर्सन है वो अपने आप को रजिस्टर करवा लें और स्पेसिफाइड रजिस्टर में उनके नाम आ जाएं, ठीक है। लेकिन उस 5 साल की टर्म पूरी होने के बाद या अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड कर दे अपनी ऑप्शन नोटिफिकेशन में, ठीक है, ठीक है, उस डेट के बाद कोई भी पर्सन एज ए फार्मासिस्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकता अनलेस कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, वो उसका नाम रजिस्ट्री ए में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो ये 5 साल उस एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के 5 साल बाद की जो एक्सपायरी होने लगती है कि 5 साल तक की एक्सपायरी डेट है, इसके बाद कोई पर्सन जो रजिस्टर नहीं होगा वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। या कोई भी डेट अगर फेडरल गवर्नमेंट दे दे या एक्सटेंड कर दे, ठीक है, उस डेट के बाद कोई भी पर्सन एज ए फार्मासिस्ट काम नहीं करेगा जो कि रजिस्टर्ड ना हो, and display his name certificate of registration in a conspicuous place within the premises in which he so practice. और क्या करेगा वो फार्मासिस्ट, रजिस्टर फार्मासिस्ट होगा, वो अपना सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन एक प्रोमिनेंट जगह पर लगाएगा जहाँ पे वो काम कर रहा है, चाहे वो मेडिकल स्टोर में कर रहा है, चाहे वो फार्मेसी में कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर वो अपना नाम परमानेंटली लगाएगा, वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन परमानेंटली लगाएगा ताकि सबको नज़र आए कि ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। जो सबसेक्शन 1 जो है ये उस टाइम का है जब एक्ट आया था, ठीक है, और जब वो इम्प्लीमेंट होना था उसकी डेट उन्होंने एक्सपायरी बता दी, ये उस टाइम के लिए उन्होंने चीज़ें बता दी हैं। सबसेक्शन 2, whoever employ any pharmacist for the purpose of any business in pharmacy shall cause the certificate of registration of the pharmacist so employed to be displayed in a conspicuous place within the premises in which such business is carried on. अब कोई पर्सन है जिसने फार्मासिस्ट को हायर किया है अपने फार्मेसी के लिए, अपने किसी बिजनेस के लिए, तो उस फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन एक प्रोमिनेंट जगह पर उस प्रेमिसेस के लगा होना चाहिए, ठीक है। सबसेक्शन 1 जो था ये तो उस टाइम के लिए था जब एक्ट आया था। सबसेक्शन 2 जो है ये सबके लिए है, अब तक जो भी चल रहा है, जितने भी लोग अब काम कर रहे हैं किसी फार्मेसी में, कोई बिजनेस है, तो वो ये सब पर इम्प्लीमेंट होता है। Subsection 3, whoever contravenes the provision of subsection 1 or subsection 2 shall be punishable with the imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. और जो सबसेक्शन 1 और 2 को कंट्रावेंशन करेगा, इनकी खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट है जो कि 6 महीने तक जा सकती है, और फाइन भी हो सकता है विच एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों भी हो सकते हैं। सबसेक्शन 4, नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू। अब जैसे हमने पढ़ा कि सबसेक्शन 1 में क्या बात थी कि 5 साल की टर्म एक्सपायर होने के बाद कोई भी पर्सन एज ए फार्मासिस्ट काम नहीं करेगा जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना हो। अब वो चीज़ें, ये जो जितनी भी कैटेगरीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लॉजेज, इन पर अप्लाई नहीं होती। तो किन किन पर अप्लाई नहीं होती? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पे, a person authorized to prescribe antibiotic or dangerous drug act under allopathic system ordinance, a person who dispense medicine to his own patients or serve his own prescriptions. तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई ऑथोराइज है कि वो प्रिस्क्राइब कर सके एंटीबायोटिक या डेंजरस ड्रग, या कोई पर्सन है जो डिस्पेंस कर रहा है मेडिसिन अपने ही पेशेंट्स को, ठीक है, उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा सबसेक्शन 1। Clause B, person who deals in non-poisonous household remedies in original and unopened container at any store or place or prepared non-poisonous household remedy। और कोई पर्सन जो कि डील कर रहा है नॉन पॉइजनस हाउसहोल्ड रेमेडीज़ को, या उसके पास पैड कंटेनर है जिसको उसने स्टोर किया हुआ है, या वो नॉन पॉइजनस हाउसहोल्ड को रेमेडीज़ वो प्रिपेयर कर रहा है, उसके ऊपर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। A person who manufactures, sell or distribute drugs and medicine which fall exclusively under Unani, Ayurvedic, biochemic और होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कोई पर्सन जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मेडिसिन को जो कि यूनानी, आयुर्वेदिक, बायोकेमिक या होम्योपैथिक सिस्टम के अंडर आती हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होता। क्लॉज डी, ए पर्सन इंगेज्ड एज ए हेल्थ और वेटनरी टेक्नीशियन इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन, और कोई वेटनरी टेक्नीशियंस है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो भी
इससे एग्जाम्पशन में है उसके ऊपर भी सबसेक्शन 1 की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। इफ़ फॉरेन pharmacist who is engaged with the approval of Central Council for the purpose of consultation, advice और instruction, कोई भी फॉरेन फार्मासिस्ट है जो कि सेंट्रल काउंसिल के अप्रूवल से कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो उसके ऊपर भी ये सबसेक्शन अप्लाई नहीं होगा, सबसेक्शन 1। Clause F, an apprentice in pharmacy during the period of 4 years from the commencement of Pharmacy Act 1973 or during such further period as the federal government may by notification in the official gazette स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। और जो अप्रेंटिस हैं फार्मेसी, उनकी 4 साल की यहाँ पर उन्होंने म्याद दे दी है। ऊपर जो फार्मासिस्ट की थी 5 साल की थी, यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए है वो 4 साल की है कि फार्मेसी एक्ट 1973 के अमेंडमेंट्स जब आई तो 4 साल का उनके पास टाइम था। ये फेडरल गवर्नमेंट ने अगर उनकी डेट एक्सटेंड कर दी हो, ठीक है, तो उनके ऊपर भी सबसेक्शन 1 की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। सेक्शन 32, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। No court shall take cognizance of an offence under this Act except upon a complaint in writing made by an inspector appointed under Drug Act 1940 or an officer specially empowered in this behalf by the provincial government। कोई भी कोर्ट इस एक्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो उसका दायरा इख्तियार नहीं है उस कोर्ट का कि वो उसको सज़ा दे, ठीक है। इस एक्ट के अंदर कोई भी खिलाफ वर्जी कर रहा है तो कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इस पर कोई एक्शन ले, एक्सेप्ट अगर कोई इंस्पेक्टर कोई कंप्लेन करता है, जाकर कोई कंप्लेन इन रिटन कंप्लेन ले जाता है कोर्ट के पास, या फिर कोई ऑफिसर जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो वो कोई कंप्लेन ले जाता है कोर्ट के पास, तब कोर्ट एक्शन लेगा कोई भी। अदरवाइज कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगा, उसके दायरे इख्तियार में ये चीज़ नहीं आती है। 33, इंडेमनिटी। No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done and intended to be done under this act। अगर कोई पर्सन उसने इन गुड फेथ अगर कोई काम किया है विच इज़ और या फिर इस एक्ट के अंदर रहते हुए कोई ऐसा काम किया है जो कि दूसरों की भलाई के लिए था, गुड फेथ के लिए था, अच्छी नीयत से उसने किया था, पब्लिक की भलाई के लिए था, तो उसके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। ये वैसे ही है जैसे हमने ड्रग एक्ट 1976 में इंडेमनिटी पढ़ा था, ये वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। Section 34, power to make bylaws। Subsection 1, a council may with the previous approval in the case of central council of the federal government or in case of provincial council of the provincial government make bylaws for carrying out the purpose of this act। अब अगर सेंट्रल काउंसिल है तो वो फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा और जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा, उनसे अप्रूवल के बाद वो बायलॉज बनाएंगे। अब बायलॉज किस लिए होते हैं? वो रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं जो कि उस काउंसिल को चलाने के लिए ज़रूरी हो, उस काउंसिल की मेंटेनेंस के लिए और उसकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको सब काउंसिल के लोग फॉलो करेंगे। सबसेक्शन 2, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such bylaws may provide for all or any of the following matters namely। अब ये जो बायलॉज हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? प्रोसीजर फॉर मीटिंग्स ऑफ काउंसिल और इट्स कमेटीज़, के काउंसिल की मीटिंग कब होनी है, कौन कौन से मेंबर उसमें शामिल होंगे, कौन कौन सी कमेटीज़ होंगी, ये सब चीज़ें उसके प्रोसीजर, इसके बारे में बायलॉज बन सकते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द काउंसिल की प्रॉपर्टी है उसकी मैनेजमेंट के लिए बायलॉज बनते हैं। मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द काउंसिल, जो कि अकाउंट्स हैं काउंसिल के, उसकी मेंटेनेंस और उसकी ऑडिट, उसकी सब चीज़ों के बारे में क्या प्रोसीजर है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में बायलॉज। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये जो भी मेंबर हैं काउंसिल के, उनकी क्या क्या पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द काउंसिल, जो भी सेक्रेटरी है, ऑफिसर्स हैं, उनके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको क्या क्या काम करने हैं, उनकी टर्म कितनी है, ये सारी चीज़ें भी इसके बारे में भी बायलॉज बन सकते हैं। फ़ीस टू बी प्रिस्क्राइब अंडर दिस हेड, क्या फ़ीस है? अगर कोई एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर रहा है तो उसकी क्या फ़ीस होगी, वो टाइम टू टाइम अपडेट करनी है, उसके क्या क्या, उसके बारे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं। Such other matters as are required by this act or to be provided by bylaws or are considered necessary for the efficient performance of the functions of the council। और
कोई भी ऐसा मैटर जिसको ये ज़रूरी समझें कि इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए, इसके ऊपर बाई लॉज बनने चाहिए, जो कि ज़रूरी है काउंसिल की एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए। तो इन सब चीज़ों पे बाई लॉज बनाने की पावर है काउंसिल के पास। Subsection 3. Until such time as the bylaws are made, the President of the Council may issue such instructions as he may consider necessary to regulate all or any of the matters specified in subsection 2, and any such instructions shall stand rescinded upon the making of bylaws by the Council. अब यहाँ पर बात ये है until such time as the bylaws are made, जब तक ये bylaws नहीं बन जाते, ठीक है, उस टाइम तक जब bylaws बने। अब bylaws जैसे ही काउंसिल बनी उस टाइम फ़ौरन तो bylaws नहीं बन गए। जब तक बायलॉज नहीं बनेंगे तब तक उनको कौन इंस्ट्रक्शन देगा, कौन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा? प्रेसिडेंट देगा। बायलॉज बनने से पहले तक प्रेसिडेंट सारी इंस्ट्रक्शंस देगा, सारी रेगुलेशंस बनाएगा, सारे रूल्स बनाएगा, सारे मैटर्स पे वो अपनी इंस्ट्रक्शंस देगा और वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। जो भी काउंसिल के मेंबर्स होंगे, जो भी ऑफिसर होंगे, सेक्रेटरी होगा, वो सारी चीज़ें प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन पर वो सारी फॉलो करेंगे, ठीक है। वो कोई ड्यूटीज़ हो सकती हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं, वो फ़ी के बारे में हो सकता है, वो किसी भी मीटिंग की प्रोसीजर के बारे में हो सकता है। कोई भी रूल होगा वो प्रेसिडेंट बनाएगा। एंड एनी सच इंस्ट्रक्शन शैल बी स्टैंड रिसिंडेड अपॉन द मेकिंग ऑफ बाय लॉज बाय द काउंसिल। और जब काउंसिल बाय लॉज बना लेगी तब ये प्रेसिडेंट की सारी इंस्ट्रक्शंस कैंसिल कर दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सिर्फ बाय लॉज को ही फॉलो किया जाएगा, प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जाएगा। प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन उस वक्त तक थी जब तक बाय लॉज नहीं बने थे। जब बाय लॉज बन गए तो प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शंस को कैंसिल कर दिया गया।